Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is not about DSSSB Statistical Assistant. So this video is about my journey, my life journey, my education and what I am doing right now in my life and what I am preparing for. But I have to switch my career line or whatever. This video is all about that. Okay, so let's start. So, I completed my graduation from University of Delhi and also my post graduation from University of Delhi. तो जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तब कोविड आ गया था. तो फाइनल ईयर तो ड्यू टू कोविड हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर वो कंप्लीट किया. ड्यूरिंग माई ड्यूरिंग माई एम.कॉम, क्योंकि क्या होता है कि हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम हमारी जब हम एम.कॉम में मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल हो जाते हैं उसी के दौरान दे सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद पीएचडी हम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अवर पोस्ट ग्रेजुएशन हम स्टार्ट करते हैं. मतलब कि ये कि हम हमारा पीएचडी प्रोग्राम जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेते हैं उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ठीक है, उसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हो, क्योंकि बेसिकली उसका काम क्या है यूजीसी नेट का कि आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आपको जेआरएफ मिल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी पीएचडी में एनरोल करा लेंगे तो आपको पर मंथ एक आपको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी. तो ये था हमारा जेआरएफ. तो मैंने भी दिया. मैंने फर्स्ट अपना कब दिया था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी. ठीक है, बिफोर कोविड मैंने स्टार्ट करी थी अपनी प्रिपरेशन. तो उस टाइम तो मेरा फर्स्ट था तो मैंने नहीं पढ़ा था, कोविड भी आ गया था. ठीक है, तो हमने मतलब कोविड से जस्ट पहले दिया था मैंने वो एग्ज़ाम. तो मेरा क्या आया था 95 परसेंटाइल आया था और कट ऑफ यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की 97 परसेंटाइल थी. तो मेरा फर्स्ट राउंड में तो नेट भी क्लियर नहीं हुआ था. देन मैंने सेकेंड टाइम दिया, देने के लिए तैयारी कर रही थी, फिर कोविड आ गया तो हमारा वो स्किप हो गया. फिर उसके बाद क्या हुआ था कि नेट के एग्ज़ाम जैसे हर 6 महीने में होते हैं. अभी आपका ये जून में हुआ था 2023 में, उसके बाद अभी ये दिसंबर में भी हुआ था 2023 में. तो फिर मैंने भी दिया आफ्टर जब कोविड का एक टाइम होके जब हमारे कॉलेजेस खुल गए थे, सब हुआ था, तो मैं तब देने गई थी. तो उस टाइम पे मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था और मैं 0.01 से जेआरएफ से रह गई थी. तो इसलिए मेरी स्कॉलरशिप रह गई, वो जेआरएफ रह गया. मगर हाँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गई और मैं चाहूँ तो पीएचडी में भी एनरोल करा सकती हूँ. बस फ़र्क इतना है कि अब मुझे जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी. हाँ, मगर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं एक बार पीएचडी में एडमिशन ले लूँ, उसके साथ क्या है मैं साथ साथ नेट के लिए और प्रिपेयर करती रहूँ, और मैं जिस दिन भी मेरा वो एग्ज़ाम जेआरएफ क्लियर हो जाएगा उस दिन से मुझे स्कॉलरशिप मिलनी स्टार्ट हो जाएगी. तो ये है हमारी नेट के बारे में. ठीक है, कि क्या नेट होता है, कैसे पीएचडी में. अब पीएचडी में मुझे एनरोल कराना है क्योंकि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर तो मैं बन गई हूँ. मेरा यहाँ कॉलेज है, आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद, तो इंग्राम गर्ल्स डिग्री कॉलेज है. मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बीकॉम. मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ. तो मेरा एक सब्जेक्ट तो स्टैट्स ही है, बाकी मैं कंपनी लॉ, बिजनेस एंड फाइनेंस और अपना इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, तो मैं वो सब पढ़ाती हूँ बच्चों को वहाँ पर. अब मैं पीएचडी में एनरोल कराऊंगी आपको, अपने आप को. मतलब अभी आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी की वैकेंसी मतलब एडमिशन्स खुल गए हैं, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. 20 आई गेस 20 दिसंबर लास्ट डेट है, या फिर 25, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो प्रपोजल बनाना पड़ता है कि हम किस पे रिसर्च करेंगे, हमारा टॉपिक क्या होगा. सो अब मुझे वही बनाना है कि मेरा क्या टॉपिक ऑफ स्टडी होगा जिस पे मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, जिसके वो प्रपोजल प्रेजेंट करके उसके बाद पैनल पे डिपेंड करता है कि वो मुझे सेलेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे. तो ये सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ की. बट नॉट, मैं यहीं तक नहीं रुकी. मैंने बीएड भी कंप्लीट करी. जब मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, जब मेरा एमकॉम हो गया तो फिर मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया और मैं उसके साथ साथ नेट के लिए प्रिपेयर करती रही. ठीक है, तो बीएड कंप्लीट हो गई. तो बीएड के बाद मतलब बीएड के टाइम पे फिर मैंने सीटेट होता है हमारा, सीटेट एग्ज़ाम भी आप ड्यूरिंग योर बीएड आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो मैंने भी दिया. तो मेरा पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर हो गया. मगर हम एलिजिबल सिर्फ टीजीटी के लिए ही हैं, क्योंकि पीआरटी से बीएड को अब हटा दिया है ड्यू टू कोर्ट के ऑर्डर्स. अभी तक वो नहीं आए थे, मगर जैसे ही मेरी बीएड कंप्लीट हुई वो ऑर्डर्स आ गए तो हम पीआरटी एग्ज़ाम से आउट हो गए.
ठीक है। और जब मेरी बीएड चल रही थी उस टाइम पे केवीएस की वैकेंसी आई थी, तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी, क्योंकि केवीएस में क्या होता है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएड वो तभी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मगर DSSB में हम हमारा अगर पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर हमारी बीएड भी नहीं होगी ना, हम तब भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ठीक है, वहाँ पर एक ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो आपको बीएड करने की ज़रूरत अभी नहीं है। आफ्टर आपका मतलब जब हम वहाँ पे हमारी पोस्ट मिल जाएगी उसके बाद हम अपनी बीएड कंप्लीट करनी होगी। ये नहीं है कि हमें बीएड करनी नहीं है। तो मैंने अपने लिए दूसरी लाइन भी खोली, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोफेसर लाइन मैंने अपने लिए टीचिंग लाइन भी खोली। मगर अभी कोई वैकेंसी मेरे सब्जेक्ट में मतलब DSSB में कॉमर्स की पीजीटी कॉमर्स की वैकेंसी नहीं आई है अभी तक। और हम अगर टीजीटी की बात करते हैं, पीजीटी के लिए तो मैं अब एप्लीकेबल ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बीएड करी है। उसके लिए मुझे बीटीसी या डीएलएड करना होगा, तब मैं पीआरटी के लिए एप्लीकेबल हो सकती हूँ। अगर आप लोगों ने आपके पास एज है, टाइम तो मेरे पास भी है, मगर मैं अब पीएचडी में इनरोल कराना चाहती हूँ अपने आपको, मैं बीटीसी नहीं करना चाहती, तो आप लोग बीटीसी भी कर सकते हैं। क्योंकि पीआरटी का पेपर एज़ कम्पेयर टू टीजीटी एंड पीजीटी थोड़ा ईजी आता है, उसका जनरल पेपर भी ईजी आता है, क्योंकि आप जैसे जैसे लेवल अप जाते हैं आपका जनरल पेपर भी हाई स्टैंडर्ड का होता चला जाता है उसी के साथ साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलती थी कि अगर आपको DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए जनरल पेपर की प्रिपरेशन करनी है तो सारे DSSB के पेपर्स देखें। ठीक, तो मैं तो वेट कर रही हूँ कॉमर्स की पीजीटी का वैकेंसी आने का, और जिस दिन वो वैकेंसी आ जाएगी मैं अपने ही चैनल पे आपको वो भी पढ़ाऊँगी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि पीजीटी कॉमर्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें। क्योंकि मैंने नेट का एग्ज़ाम किया है तो मैंने उसमें कॉमर्स पढ़ा है, क्योंकि मैंने नेट इन कॉमर्स दिया था, तो मेरे तो टॉपिक्स सारे वहाँ से हो गए हैं ऑलमोस्ट सेम सिलेबस, ऑलमोस्ट क्या टोटली सेम सिलेबस है। मगर यूजीसी नेट का लेवल बल्कि कॉमर्स का और हाई होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा पीजीटी जो हमारा DSSB में होता है। बस बात यह है कि वहाँ का जनरल पेपर अलग है, उसमें रिसर्च है, टीचिंग है, हमारा लॉजिकल रीजनिंग, पीपल एंड एनवायरनमेंट, आईसीटी, ये सारी चीज़ें हैं। मगर DSSB में आपने देखा ही होगा आपका स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का भी सिलेबस, तो उसमें क्या होता है आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी। हमारे में इंग्लिश हिंदी उसमें नहीं होता है, तो बस एक ड्रॉबैक वहाँ पर है, वो मुझे थोड़ा देखना है। मैं तो पढ़ती हूँ, आप लोग भी पढ़ें, ठीक है। तो ये था मेरी लाइफ की जर्नी कि मैंने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में, उसके थ्रू ही मैं आप लोगों को भी शेयर करती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ताकि मैं और अच्छा कर सकूँ आप लोगों को पढ़ा कर। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल से जुड़िए, क्योंकि खाली DSSB का ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास आगे कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। क्योंकि आपको पता है आपका ये तो दिल्ली का है असिस्टेंट प्रोफेसर का, सॉरी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, ऐसे ही आपके राजस्थान में भी हैं, काफ़ी अलग अलग जगह भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्कूल्स हैं उनमें भी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ASO की वो आती है वैकेंसी। तो ये नहीं है कि सिर्फ यहीं पे रुक जाएं, अगर इन केस कुछ हो जाता है, नहीं होता है क्लियर, तो आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो स्टैट्स पे ही इसी टॉपिक से बेस्ड है, तो आप वो भी ज़रूर अप्लाई करिए। क्योंकि अभी इस एग्ज़ाम का डेट फिक्स नहीं हो रही है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप इतने और भी जैसे अगर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनके लिए भी अप्लाई करें। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा DSSB की वैकेंसी भी आई है, स्पेशल एजुकेटर की आई है। मैं बताती हूँ आपको, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर की भी ज़रूर एक बार ट्राई करें, देखें, क्योंकि उसकी वैकेंसी ज़रूर आती हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज आ जाती हैं। इट्स अ नाइस कोर्स, इट्स अप टू यू अगर आपको करना है, अदरवाइज नो नीड, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट की भी वैकेंसी आई है उसमें, तो आप देख लीजिए, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं। बहुत सारे मतलब हम एक एग्ज़ाम पे हम अपना फोकस नहीं कर सकते, मतलब फोकस क्या, हम ऐसे एग्ज़ाम्स को फिल कर सकते हैं जिनका कुछ पार्ट सेम है। मतलब जैसे कि अगर आप DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए जर्नल पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इसके साथ साथ और एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। देखो बहुत से बच्चे जो मुझे मैसेज करते हैं कि हम SSC का एक प्रिपरेशन करते हैं, हमारा जर्नल पेपर हो गया है, तो देखो ना उन लोगों के पास बेनिफिट है, वो लोग वो एग्ज़ाम भी देते हैं, वो लोग यहाँ भी एग्ज़ाम देते हैं, और उनका क्या फ़ायदा हो जाता है, हम अगर जो नॉन SSC प्रिपरेशन वाली लाइन के लोग होते हैं, ठीक है, मैं भी अपने आप को उन्हीं में इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने सब्जेक्ट बेसिक पढ़ाई करी है, ठीक है, मुझे अपने सब्जेक्ट की फुल नॉलेज है।
तो उन लोगों के पास क्या एडवांटेज होता है कि उनको जनरल पेपर उनका अच्छा से प्रिपेयर होता है, वो उसमें नंबर ले जाते हैं। स्टैट्स वो मैं उन्हें पढ़ाई रही हूँ, बाकी वो खुद से भी पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाती है कि हमें हमारा जनरल पेपर भी स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना जनरल पेपर भी पढ़ें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप ना स्टैट्स तो आपको करना ही है, उसके लिए तो आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों और आप लोगों को मेरी लाइफ की थोड़ी सी छोटी सी जर्नी भी अच्छी लगी हो। तो ये था मेरा यहाँ तक की लाइफ का सफ़र। आगे आई होप कि अच्छा रहे, मैं उसके लिए भी प्रिपेयर करती रहती हूँ, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करती रहती हूँ। और एक्सपेंड मैं कैसे करती हूँ, मैं एक्सपेंड करती हूँ आप लोगों को पढ़ाकर, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाकर, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाकर। तो मतलब बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, इट्स माई ड्यूटी कि मैं अपनी नॉलेज आप जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूँ उतना अच्छा है। जॉब गवर्नमेंट लगे या ना लगे, बट लेकिन सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मेरे लिए सिर्फ यही है कि मैं कितने ज़्यादा लोगों की मदद कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोग बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि मैम आपका पेड कोर्स है। तो पेड कोर्स की ज़रूरत ही क्या है जब मैं आप लोगों को यहीं पे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ। और मैं कभी भी पेड प्लेटफॉर्म नहीं बनाऊंगी, मैं अपना ये चैनल हमेशा ही फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगी उन बच्चों के लिए जो कि नहीं परचेज कर सकते हैं या फिर जो नहीं अफोर्ड कर सकते, बेसिकली उन लोगों के लिए ही। अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं कुछ टाइम बाद, तो वैसे आप लोगों के लिए तो कोई नीड नहीं है, मगर आपके जो फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड के ब्रदर सिस्टर होंगे, आप उनको मेरा चैनल ज़रूर सजेस्ट करना आफ्टर योर एग्ज़ाम की, जब हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अब तो बेसिकली मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही क्वेश्चंस कराऊंगी, क्योंकि आई थिंक कि अब वही टाइम आ गया है कि अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ आपके कंसेप्ट क्लियर कराऊँ। ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड्स के छोटे भाई बहन होंगे जो भी, उनको शेयर करना, क्योंकि मैं वन शॉट वीडियोज़ में इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स, इनके कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी ताकि उन बच्चों का भी थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, वो लोग भी बेसिकली, मैंने अपना चैनल स्टार्ट तो यही सोच के किया था, मगर मुझे ये स्टैट्स पढ़ाना बहुत पसंद है और आई होप आप लोगों को भी शायद वो पसंद आता है मुझसे पढ़ना। तो आप मुझे अपने एफर्ट्स दिखाते रहिए, मैं आपको अपनी जितनी भी ज्ञान है, अपनी जितनी भी नॉलेज है वो शेयर करती रहूँगी। आप मुझे बताएं आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कुछ बच्चों की बहुत से डाउट्स हैं कि मैम हमारी हिंदी में हमें एमसीक्यूज प्रोवाइड कराएं। तो बेटा क्या होता है कि आपका पहले तो इंग्लिश हिंदी दोनों ही आते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश में थोड़ा अगर समझ आ रहा है तो ट्राई करो, आपके पास तो दोनों ऑप्शन होंगे, तो आप इंग्लिश में से पढ़ लेना। अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें हिंदी में चेंज कर पाऊँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही पढ़ाती हूँ। सो मेरे पास वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, जो मैं डेटा लेती हूँ जहाँ से, मतलब खुद से क्वेश्चंस बनाती हूँ, करती हूँ, मेरे पास बुक्स हैं काफ़ी, तो उनमें सब में इंग्लिश में है, तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर। तो आई होप आप लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप उससे खुद से भी समझ सकते हैं थोड़ी बहुत। जैसे प्रोबेबिलिटी, आप हिंदी में प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हो, तो आप बस वर्ड्स को हिंदी में कन्वर्ट करके एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश किया करें, आपको शायद समझ आ जाए। थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, अब क्वेश्चंस नहीं है तो इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना रही हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट आप करें, थोड़ा सपोर्ट मैं करती हूँ। नहीं मिल रहा बुक्स, कोई बात नहीं, अब जो है उसमें कर लो। नहीं मिलेगी तो है ही नहीं, इसलिए नहीं मिल पा रही है, होती तो अब तक मिल जाती। ठीक है, तो अब जितना है उसी के साथ अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो ये है मेरी लाइफ के बारे में बस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे कि हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।